ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदेद नाजरीन। ब्रिजेस अमेरिका के 43वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम वो बात करेंगे जो फिर एक नया मुद्दा आ गया है, तो अब उसके ऊपर बात करनी तो जरूरी हो जाती है। और नया मुद्दा है जो भागवत साहब ने अभी ऐलान किया है, अखंड भारत। तो अखंड भारत तो हमेशा से वो कहते आए हैं, मगर पहली दफा उन्होंने ये बात की है कि 15 साल में अखंड भारत में हम अखंड भारत हो जाएगा। तो चले इसको हम देखते हैं कि पहले तो ये देखें कि ये अखंड भारत निकला कहां से और उसकी टाइमिंग क्या है। मेरा अपना ख्याल है कि जो उन्होंने ये जो एक गुंडों की फौज, जिसे वो बजरंग दल कहते हैं, कुछ भी कह लें, है वो सब पेड पैसे दिए हुए लोग हैं। तो और बड़े छोटे बच्चे हैं कुछ, और कोई गरीब घरानों से हैं और अच्छे स्कूलों से नहीं हैं। उनकी शक्लें देख करके लगता है कुछ तो नाबालिग हैं, मतलब वो शायद 16 साल से उम्र भी कम है, मगर उनको बड़ा इसमें बड़ा उनको एक दिलचस्पी हो गई कि भाई उनको भी कुछ समझा जा रहा है आजकल। तो खैर ये जो एक उनके हिंदू और मुस्लिम को, हिंदू मुस्लिम तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये हिंदू कहते हैं जिन लोगों को इन्होंने छोड़ा हुआ है। उसमें ये खुद नहीं है, ना ब्राह्मण होंगे, ना क्षत्रिय होंगे, और कुछ थोड़े बहुत दूसरी जात के होंगे, मगर ज्यादातर ये ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये लोग हैं। और उनको इनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ सामने खड़ा किया जा रहा है। जो बात उनको मालूम नहीं है वो ये उन लोगों को जो तलवारें लेके आए हुए हैं बेचारे, और मतलब अच्छे खासे हथियारों से लैस होके आए हुए हैं, कुछ तो बंदूकें और राइफलें भी लेके आए हुए हैं, और वो इस बात का एहतजाज कर रहे हैं कि जी वहां से पत्थर आया था एक, तो आपके हाथ में तलवार है, छुरे हैं, गंडासा है, और पता नहीं क्या क्या है, और कुछ बंदूकें भी हैं, और आप शिकायत कर रहे हैं कि जी वहां से एक पत्थर आया था। अब वहां से पत्थर आया था मतलब ये कि ये तो जाहिर है आप एक लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो हो नहीं रही है, क्योंकि वो लोग उस जाल में फंस नहीं रहे। मगर जो बात इंटरेस्टिंग है, जो इनको भी नहीं मालूम है, वो ये कि ये एक तरफ तो मुसलमान हैं और एक तरफ दलित हैं। ये जो लोग हैं, अगर आप इनकी शक्लें देखें, इनका हुलिया देखें, तो ये बेचारे बहुत ही गरीब लोग हैं। इनके पास एजुकेशन नहीं है, कुछ ड्रॉप आउट है, और आगे इनका जो फ्यूचर है, इनका मुस्तकबिल भी तारीख है, इन्हें मालूम है कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो शायद यहाँ कोई बात बन जाए, किसी को छुरा मार के, किसी को कत्ल करके, किसी को जख्मी करके। मगर जो बात इसमें डिस्टर्बिंग है वो ये कि इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, और उसके लिए इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको पकड़ लिया जाना चाहिए। खैर, पकड़ने वाले भी इन्हीं में से हैं, और पकड़वाने वाले भी इन्हीं में से हैं। खैर, तो उसकी बात करते हैं हम कि ये जो लगता है कि ये जो था, जिसे ये हिंदू मुस्लिम कहते हैं, जो कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो मुद्दा खत्म हो रहा है। मतलब इसमें या तो उन्होंने जीत हासिल करनी थी, वो समझते हैं कि उनकी जीत हो गई है। उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई हिंदू राज इसी तरह आएगा, ये एक गुंडों की फौज होगी, जिसे बजरंग दल कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, भगवा झंडा, तलवार, छुरा, गंडासा, पिस्तौल, और एक तरफ ही मुसलमान है। तो अगर आप देखें तो इनका जो स्ट्रेटेजी है वो इन दोनों ग्रोह को खत्म करना चाहते हैं, और इसीलिए इन दोनों को उन्होंने आमने सामने रखा हुआ है। एक दूसरे को मारेंगे, कत्ल करेंगे आगे जा करके। तो जितना भी हो सके वो लोग निकल जाएंगे इस समाज से, जिनको चाहते हैं कि निकले, जिनकी जगह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज वेरी क्लियर कि भाई उन्होंने, जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने इनको पूरी पूरी आजादी दे रखी है। जो आप करना चाहें करें, जितने लोगों को खत्म करना चाहें करें, अपनी मर्जी से करें, मगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपने आना है। और अब आप देखेंगे इस साल के आखिर तक इतनी बर्बादी होगी और इतनी कोविड की लहरें आएंगी। ये अब तक कोविड की लहर को इन्होंने दबा के रखा हुआ था, क्योंकि इलेक्शन था।
कोविड की लहर जो है वो इनके कहने पे आती है। जब ये चाहते हैं तो आ जाती है, और जब ये चाहते हैं तो चली जाती है। समझिए ना। वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके देखें, 2017 में हिंदुस्तान ने और बहुत से मुल्कों ने टनों के हिसाब से कोविड-19 की टेस्टिंग किट्स ऑर्डर की थी, टनों के हिसाब से 2017 में। तो मेरे ख्याल में आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि कोविड की लहर जो है वो किसकी गुलाम है। चले खैर, वापस आते हैं। अब आते हैं उसके ऊपर जो मुद्दा है। चलें अब मुद्दे पे आते हैं। जो मुद्दा उन्होंने छेड़ा है तो उसी पे तो बात करनी पड़ेगी ना। तो वो ये है कि अखंड भारत, वो अब लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई एक विक्ट्री हो गई है, एक हमारी जीत हो गई है, अब अगली जीत अखंड भारत, उसमें और 15 साल तक ये हो जाएगा। हालांकि मेरा अपना ख्याल है कि अगर आप ईमानदारी से और खुशसलूबी से बात करें तो 15 महीने में भी अखंड भारत हो सकता है, 15 साल की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि आप उनके ऊपर अटैक करेंगे अखंड भारत पे, या अखंड भारत मीन्स जो 1947 से पहले था वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, और उसके बाद उससे पहले अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, और उससे पहले शायद तिब्बत। उस पर भी चलते चलते हाथ साफ हो जाएगा। एनीवेज, तो अब अखंड भारत जो है, ये बात उन्होंने ऐसा साफ नहीं की कि अखंड भारत जो है वो लड़के लिया जाएगा, प्यार मोहब्बत से लिया जाएगा, उनको इनवाइट किया जाएगा कि आप यहाँ आए और हमारे साथ मिलजुल के रहें। मुझे इसका पता नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने खास तौर पे इसलिए हल्का सा रखा है कि भाई अब ये लोग अपने दिमाग में इसको घुलाएंगे, इस चीज को। तो खैर, मैं जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि अखंड भारत की बात करने से पहले आप उस पर बात करें कि भारत खंड खंड हुआ कैसे, उसकी तारीख क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे हुआ। 1000 साल तुगलक और बाबर आए और उन्होंने यहां पर राज किया। कैसे किया, क्यों किया? हमारे यहाँ के जो क्षत्रिय थे, जो लड़ाकू हैं, जिनका काम है, जिनका धर्म है लड़ना, वो घरों में जाके अपने घरों में छुपके क्यों बैठ गए थे? कैसे आया? मैं बताती हूँ आपको कैसे आया। ये जो आपका सारा जातिवाद है, इसकी वजह से आया। किसी का इंटरेस्ट नहीं है एक ऐसे सिस्टम में के लिए लड़ने में कि जहां पर उनके पास कुछ भी ना हो, जहां पर उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाए, ओके, जहां पर उनको चमार कहा जाए, जहां पर उनको पैरों में रखा जाए। इसलिए उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसको आप जबरदस्ती हिंदू कहते हैं। हालांकि वो जो तकरीबन 65% है, वो अपने आप को हिंदू कहने को तैयार नहीं है, जिसका आपको डर है। तो ये जो अखंड भारत है, ये कहाँ, किस क्लास की पैदावार है? कोई 3.5% ब्राह्मण और कोई 5, 6, 10% क्षत्रिय, उन लोग जो ऊपर के लोग हैं, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में और लेजिस्लेचर में और सारे सब जगह छाए हुए हैं, मिलिट्री वगैरह सब जगह, उनके दिमाग की पैदावार है। मगर ये वापस आए कि ये हम लोग टूटे कैसे, और ये इस मुल्क में दरारें कैसे पड़ी, फॉल्ट लाइन कैसे आई, इतनी बड़ी बड़ी खाइयां कैसे आई कि वो भरनी मुश्किल हो गई हैं, जातिवाद की वजह से। और जातिवाद कहां से आया? ब्राह्मण से। हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण थिंकिंग, उसकी विचारधारा के खिलाफ है। ये आप लोगों ने किया, जो आज भी मुद्दे पे मुद्दा दे रहे हैं, एक चेंज करते हैं, फिर देते हैं, फिर चेंज करते हैं। खैर, तो मतलब ये कि अगर यहां पर जातिवाद ना होता तो ना खिलजी आ सकता था, और ना कोई सैयद आता, और ना कोई मुगल आता, ना बाबर आता, कोई भी ना होता, सब एक ही समान होते। और और भारत अगर ब्राह्मणवाद ना आया होता तो 1000 साल पहले भारत विश्व गुरु बन चुका होता। क्यों? क्योंकि भारत में हर वो चीज है
थी और है जिससे वो विश्व गुरु बन सकता है। दुनिया की बेहतरीन नॉलेज, दुनिया की बेहतरीन विजडम, दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, उस जमाने की टेक्नोलॉजी, ये भारत है जिसने दुनिया को जीरो दिया है, जिस जीरो को इस्तेमाल करके आज ये दूसरे मुल्क के लोग जो हैं ये चांद और मार्स पे, मंगल पे पहुंच गए और हम जीरो ही रह गए। क्यों? क्योंकि एक ऊपर का जो वर्ग है आप लोगों का, ब्राह्मणों का, उन्होंने डिसाइड किया कि सबको विद्या नहीं देनी है, अलग वर्गों में करना है और सारी की सारी जो पाई है, जो रिसोर्सेज हैं उसको आपस में ही बांट लेना है और एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ा ग्रुप है उसको अलग कर देना है, डिसएनफ्रेंचाइज कर देना है, उनको कुछ नहीं लेने देना। और वो बेचारे उसमें फंस गए और आज भी फंसे हुए हैं और वो लोग मेजॉरिटी में है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात ब्राह्मण और भारतीयों की है। ये है मुद्दा। इनके खिलाफ हर तरह का क्राइम होता है, चोरी चकारी, रेप, मर्डर, सब कुछ इनके खिलाफ होता है, मगर कोई नहीं बोलता। और 94%, 94% कोई सुनवाई नहीं होती इन केसेस की, और बड़े सीरियस केस होते हैं, ये रेप और मर्डर के केस होते हैं, इनमें कोई सुनवाई नहीं होती है। इन लोगों को आप कह रहे हैं कि ये अखंड भारत, उनका सपना कुछ और है। उनका सपना है कि वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, और आपने जो उनके लिए रिजर्वेशन थी वो भी कम कर दी। आहिस्ता आहिस्ता आप उनके पर काट रहे हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में वो जाते थे, उनको मिल जाता था, रिजर्वेशन मिलती थी, स्कॉलरशिप्स मिलती थी। आपने उनके दरवाजे बंद कर दिए हैं, उनके पैसे इतने बढ़ा दिए हैं, जैसे JNU वगैरह है, वो वामपंथी और ये पंथी करके इन लोगों को निकाल दिया। आपने अपने ही लोगों के पर काट दिए और फिर आप उनसे कहते हैं कि अब उड़ो करते हैं। और विद्या के अलावा हमारे पास रिसोर्सेस हैं, थे और अब भी हैं। हमारे पास हर तरह का, जमीन में से हमारे पास रिसोर्सेस निकलते हैं और जमीन उपजाऊ जमीन है, खूबसूरत जमीन है, मौसम, बारिश, सब चीजें हमारे यहाँ। अगर कोई चीज की कमी है भारत में, वो है ईमानदारी, समानता, जिसका सिर्फ इल्जाम जाता है एक वर्ग पे और वो है ब्राह्मण। आप लोगों ने एक बहुत बड़े अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े ग्रुप को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, उनको समाज के हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया, और अब आप अखंड भारत की बात करते हैं। एक ब्रिटिश राइटर है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने कहा कि ब्राह्मण के अंदर कभी इंसाफ की किरण जाग ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ब्राह्मण इंसाफ करने लगे अपनी जिंदगी में, वो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की बेंच पे तो बैठ के इंसाफ कर सकता है, मगर अपने समाज के लिए, अपनी जिंदगी में इंसाफ करने लगे तो भारत बदल जाएगा। मगर वो इंसाफ कर नहीं सकता, उसके अंदर इंसाफ का DNA है ही नहीं। आपने कास्ट सिस्टम के बारे में कभी एक लफ्ज नहीं कहा। मैं आपकी काफी सुनी है मैंने बातें, मगर कास्ट सिस्टम को आप वहीं पर रखना चाहते हैं। और जो बार बार आप सनातन धर्म की बात करते हैं, दैट इज कास्ट सिस्टम, दैट इज मनुस्मृति। इसका मतलब कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो दलित है वो दलित ही रहेगा, औरत औरत ही रहेगी। और वो बात है ना कि एक औरत, एक दरख्त और एक कुत्ता, जितना मारोगे उतना अच्छा है। कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें, जातिवाद के बारे में बात करें और खत्म करने की कोशिश करें। हालांकि बड़ा मुश्किल है, मुझे मालूम है, आप ब्राह्मण हैं, आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। अखंड भारत बनाना आसान है, मगर जातिवाद को खत्म करना मुश्किल है। एक दलित के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता बनाना बड़ा मुश्किल है। एक दलित को इज्जत देना कितना मुश्किल हो सकता है, बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपकी मुश्किल समझती हूँ, मगर ये मुश्किल अगर आप ऊपर इस मुश्किल से अगर आप ऊपर उठ जाएं तो बल्ले बल्ले क्या बात। मैंने अभी कुछ दिन हुए एक अफगान, जब आपकी ये बात आई थी अखंड भारत की, तो मैंने कुछ दिन हुए एक अफगान से पूछा कि क्या तुम हिंदुस्तान में का हिस्सा बनना पसंद करोगे।
तो उसने सोच के कहा, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी ब्राह्मण हुआ और ईद पर तुम मुझसे मिले और तुमने उसको गले लगाने की कोशिश की और वो तुमसे दूर हट गया, तो तुम क्या करोगे? तो गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने कहा, चेहुश, खंजीर का गला काट के उसके हाथ पे रख देंगे। तो मेरे ख्याल में जब आप अखंड भारत की बात करें तो अफगानिस्तान को मत मिलाइएगा। वो लोग काफी होश हैं इस मामले में, मगर खुदा के और समानता, इक्वालिटी इन द आईज ऑफ गॉड, उसके मामले में बड़े पक्के हैं। उनको मत मिलाइएगा, वरना फिर यही होगा कि दिल के टुकड़े हुए हजार, एक यहाँ गिरा और एक वहां गिरा। तो बाकी जो आज के हालात हैं उसमें मैं ये सोच रही थी कि मैं आपको कहूँ कि आपका जो भगवा झंडा है और उस पे जो आरएसएस वगैरह का जो सिंबल है या वो कमल का जो फूल है बीजेपी का, वो हटा दें, वो तो मुरझा गया है, उसकी जगह बुलडोजर लगा दें। और अब बच्चों को भी खिलौनों में, जो भी खिलौने वो खेलते हैं, रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी जो उनको मिलती है खेलने के लिए, उसमें बुलडोजर का इजाफा कर दें और उसके साथ हिस्ट्री भी बता दीजिएगा कि इससे आपने कुछ गरीब मुसलमानों के घर गिराए थे और उनका जो दुकानें या उनका जो छोटा मोटा बिजनेस होता है उसको आपने ख़त्म किया था बुलडोज़र से। तो बुलडोज़र का एक इस वक्त बड़ा इफेक्ट हो रहा है। ये बुलडोज़र गवर्नमेंट कहलाई जा रही है। और दूसरी बात कि जहेज़ में भी अब बुलडोज़र जो है उसको इंक्लूड कर देना चाहिए कि जो लड़का मांगता है चीज़ें, उसमें जी एक सोफ़ा सेट होना चाहिए और वॉशिंग मशीन होनी चाहिए और स्कूटर होना चाहिए और एक बुलडोज़र, और अच्छा होना चाहिए, सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड कंडीशन में। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे अखंड भारत का, क्योंकि फिर वीज़ा ख़त्म, सब एक ही हो जाएगा सब, और सब एक दूसरे के मुल्कों में जा सकेंगे। मगर अपने मुल्क में मोहब्बत और सहानुभूति और खूबसूरती और समानता, इक्वालिटी की लहर लेकर के आए। जो भी बच जाए इस जो लहर आने वाली है, एक चौथी लहर आएगी और उसके बाद एक पांचवी लहर आएगी शायद सितंबर वगैरह में, और दिसंबर 2022 तक एक बहुत बड़ी संख्या खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान की। उसके बाद जरा थोड़ा सा सुकून होगा। तो उसके बाद आप फिर जब अगली दफा उसकी अखंड भारत की बात करें तो ये कुछ ऐसा करें कि बाहर जो दूसरे देश हैं वो खुद ब खुद आपकी तरफ आए, बजाय इसके कि हम लोग लठिया लेके उनके यहाँ चले जाएं कि भाई हिंदुस्तान में वापस आना है, वरना हम लठिया घुमाए देंगे, अब सरफटावल हो जाएंगे आपके। ठीक है, मैंने सोचा आपको एक थोड़ा सा मशवरा दे दूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड डे। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।